नमस्कार। सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आमेर के कछुआ वंश के शासकों के बारे में। तो इससे पहले स्वाई जयसिंह तक का इतिहास हमने पीछे की कक्षा में पढ़ लिया था। अब स्वाई जयसिंह के आगे तक का इतिहास हम इसी कक्षा में पढ़ेंगे। जिस प्रकार स्वाई जयसिंह के दो पुत्र थे, स्वाई जयसिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था ईश्वरी सिंह और दूसरे का नाम था माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दो पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था वो ईश्वरी सिंह था और सबसे छोटा पुत्र था वो माधो सिंह था। तो स्वाई जयसिंह की मृत्यु 1743 में हुई थी। तो 1743 में स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जो राजा बनाया गया था वो ईश्वरी सिंह को बनाया गया था। तो ईश्वरी सिंह का जो शासनकाल है, इनका जो शासनकाल है वो 1743 से लेकर 1750 तक है। यानी 1743 से लेकर 1750 तक जो जयपुर का जो शासक था वो ईश्वरी सिंह था। अब ईश्वरी सिंह जैसे ही राजा बना तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह इन दोनों के बीच, यानी माधो सिंह और ईश्वरी सिंह इन दोनों के बीच 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध हुआ था। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजमहल का युद्ध कब हुआ था। तो राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ था। राजमहल का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। ये राजमहल का मैदान टोंक में है, टोंक जिले में है राजमहल का मैदान। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुए थे। इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुए थे और इस विजय की खुशी में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसरलाट सरगासोली का निर्माण करवाया था। इसरलाट सरगासोली का निर्माण करवाया था। इसरलाट सरगासोली को जय स्तंभ भी कहते हैं। तो देखो, स्वाई जयसिंह के दो पुत्र थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजा बनाया गया था। इस बात से नाराज हो गया छोटा पुत्र। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था। राजमहल का मैदान टोंक में है। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी और विजय के बाद, विजय की खुशी में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसरलाट सरगासोली का निर्माण करवाया। इसरलाट सरगासोली को ही जय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जय स्तंभ। अब क्या हुआ? 1748 में, ये बात है 1747 की। अब आ गई 1748 में। 1748 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच यानी बगरू का युद्ध हुआ था। तो बगरू का मैदान भी जयपुर में है। तो 1748 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के बीच उत्तराधिकारी के पद को लेकर बगरू का युद्ध हुआ था। बगरू का मैदान जयपुर में है। इस युद्ध में माधो सिंह की सहायता मराठों ने की थे। और इसी कारण इस युद्ध में विजय हुआ था माधो सिंह। इस युद्ध में विजय हुआ था माधो सिंह। अब 1748 में ही ईश्वरी सिंह
1748 में ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच, शाह अब्दाली, यानी 1748 में ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के बीच मानपुरा का युद्ध हुआ था। मानपुरा का युद्ध हुआ था और मानपुरा का मैदान है ये अलवर में है, यानी मानपुरा का मैदान है ये अलवर में। तो मानपुरा का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी, लेकिन ईश्वरी सिंह ने मराठों के भय से इसरलाट सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ले थे। आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने। मराठों के भय से आत्महत्या करने वाला राजस्थान का जो प्रथम राजा था वो ईश्वरी सिंह था। ईश्वरी सिंह को इतिहास में जागृत देवता और भोमिया जी भी कहते हैं इसको, भोमिया जी। तो राजस्थान के इतिहास में जागृत देवता और भोमिया जी के नाम से जो प्रसिद्ध था वो ईश्वरी सिंह था। अब ईश्वरी सिंह के बाद जो राजा बनता है वो माधो सिंह है। यानी ईश्वरी सिंह के बाद जो राजा बना उसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह, ये माधो सिंह फर्स्ट है राजस्थान के इतिहास में, माधो सिंह फर्स्ट। तो माधो सिंह का जो शासनकाल है वो 1750 से लेकर 1768 तक, 1750 से 1768 तक जयपुर का जो शासक बना था वो माधो सिंह बना था, जयपुर का शासक। अब माधो सिंह, क्योंकि माधो सिंह का सहयोग किया था मराठों ने बगरू के युद्ध में, तो माधो सिंह और मराठों के बीच यानी माधो सिंह का जो ईश्वरी सिंह के बाद में जो राजा बनता है वो माधो सिंह है, और माधो सिंह का जो शासनकाल है वो 1750 से 1768 तक है। 1759 में माधो सिंह और मराठों के बीच कांकोड़ का युद्ध हुआ था। कांकोड़ का युद्ध यानी मराठों और माधो सिंह के बीच 1759 में कांकोड़ का युद्ध हुआ था। कांकोड़ के युद्ध में जो विजय हुआ था उसका नाम माधो सिंह था। यानी कांकोड़ के युद्ध में विजय हुआ था उसका नाम माधो सिंह था। इसके बाद 1761 में क्या हुआ था कि 1761 में बूंदी के शासक शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच, बूंदी के शासक शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच, यानी बूंदी के शासक शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध, तो बंटवाड़ा का जो मैदान है ये जयपुर में है। बंटवाड़ा का मैदान भी राजस्थान के जयपुर जिले में है। तो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था शत्रुसाल और माधो सिंह के बीच। इस युद्ध में विजय हुआ था बूंदी का शासक शत्रुसाल, यानी जीत गया था शत्रुसाल जीत गया था। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया था। सवाई माधोपुर शहर बसाया था। तो सवाई माधोपुर शहर बसाने वाला जो शासक था वो माधो सिंह था। यानी माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया था। सवाई माधो सिंह ने सीलडोंगरी की
ये सीलडुंगरी की पहाड़ी जयपुर में है। माधो सिंह ने सीलडुंगरी की पहाड़ी पर, तो सीलडुंगरी की पहाड़ी जयपुर में है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में 2010 में साइंस सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में आया हुआ है कि सीलडुंगरी की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो सीलडुंगरी की पहाड़ी राजस्थान के जयपुर जिले में है। तो जिस प्रकार 1761 में बूंदी के शासक शत्रुशाल और जयपुर के शासक माधो सिंह के बीच बंटवारा का युद्ध हुआ था, बंटवारे का युद्ध में शत्रुशाल विजय हुआ था। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया था, यानी सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई माधो सिंह ने की थी। सवाई माधो सिंह ने सीलडुंगरी की पहाड़ी जयपुर में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। शीतला माता, इसे चेचक रक्षक देवी भी कहते हैं और इसे गधों की देवी भी कहते हैं, क्योंकि शीतला माता का वाहन था वो गधा था। अब माधो सिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम पृथ्वीराज कछावा सेकंड था। यानी माधो सिंह के बाद जो जयपुर का जो शासक बना था उसका नाम पृथ्वीराज कछावा, यानी पृथ्वीराज कछावा सेकंड माधो सिंह के बाद में राजा बनता है। लेकिन ये 1768 में राजा बनता है। राजा बनते ही पृथ्वीराज कछावा की मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज कछावा के भाई का नाम था सवाई प्रताप सिंह। तब पृथ्वीराज कछावा की मृत्यु हो जाती है और उनके छोटे भाई सवाई प्रताप सिंह को जयपुर का शासक बनाया जाता है। तो सवाई प्रताप सिंह के बारे में देखेंगे। सवाई प्रताप सिंह, तो सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो 1768 से लेकर 1803 तक है। यानी 1768 से लेकर 1803 तक जो जयपुर का जो शासक था वो सवाई प्रताप सिंह था। सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान कवि था। ये एक विद्वान कवि था। इसने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की थी। राधा गोविंद संगीत सार, यानी सवाई प्रताप सिंह एक विद्वान कवि था और इस कवि ने, सवाई प्रताप सिंह एक विद्वान कवि था और इस कवि ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किए थे। तो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करने वाला जो शासक था जयपुर का, उस शासक का नाम सवाई प्रताप सिंह था। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह का जो संगीत गुरु था, इसका जो संगीत गुरु था उसका नाम, यानी सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु का नाम था चांद खां। सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु का नाम था वो चांद खां नाम था। सवाई प्रताप सिंह स्वयं व्रजनिधि के नाम से कविता लिखता था, कविताएं लिखता था। यानी सवाई प्रताप सिंह व्रजनिधि के नाम से कविता लिखता था। तो देखो सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो 1668 से लेकर 1803 तक का है। सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान था। सवाई प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किए थे। सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु का नाम था वो चांद खां था और सवाई प्रताप सिंह व्रजनिधि के नाम से स्वयं कविताएं लिखता था। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, यानी इसी के दरबार में 22 कवि, यानी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कवि और 22 ज्योतिषी, 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22
संगीतज्ञ, 22 संगीतज्ञ रहते थे। यानी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 तो कवि थे और 22 ही ज्योतिषी थे और 22 ही संगीतज्ञ थे। इन 22 इसे कहते हैं गंधर्व 22, गंधर्व 22, इसे कहते हैं गंधर्व 22, इसे कहते हैं 22 गुणीजन खान, 22 गुणीजन खान, इसे 22 गुणीजन खान भी कहते हैं, क्योंकि प्रताप सिंह के दरबार में 22 तो कवि थे, 22 ही ज्योतिषी थे, 22 ही संगीतज्ञ थे। इसे 22 गुणीजन खान भी कहते हैं, इसे 22 गंधर्व भी कहते हैं। तो इसी तरह का ये प्रश्न एक बार का भर्ती परीक्षा में आया हुआ था कि 22 गुणीजन खान किनके शासनकाल में थी। तो 22 गुणीजन खान है वो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में थी, 22 गुणीजन खान। अब क्या हुआ कि 1787 में, कब की बात थी, 1787 में प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया, 1787 में प्रताप सिंह यानी सवाई प्रताप सिंह, 1787 में सवाई प्रताप सिंह, महादेव सिंधिया, यानी 1787 में सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध हुआ था। तो तुंगा का जो युद्ध हुआ था वो 1787 में हुआ था, सवाई प्रताप सिंह और यानी महादेव सिंधिया के बीच। इस युद्ध में यानी तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तुंगा के युद्ध में जो विजय हुई थी वो सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। तो तुंगा का जो युद्ध है वो सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के बीच में हुआ था। अभी 1700 इसके बाद में जिस प्रकार महादेव सिंधिया तुंगा के युद्ध में हार गया था, तो 1790 में यानी 1790 में इधर महादेव सिंधिया यानी 1790 में महादेव सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह यानी 1700, देखो 1787 के अंदर भी सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ था और 1790 में भी सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के बीच यानी मराठों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को पाटन का युद्ध कहते हैं, पाटन का युद्ध, यानी महादेव सिंधिया मराठा था और महादेव सिंधिया की सेना का जो नेतृत्व किया था, इनकी सेना का जो नेतृत्व किया था वो डी बोई नामक सैनिक था, डी बोई नामक सैनिक था। यह सैनिक फ्रांस का था, डी बोई नामक सैनिक था, यह सैनिक फ्रांस का था। उन्होंने मराठों की सेना का नेतृत्व किया था, डी बोई। अब जो पाटन का युद्ध हुआ था, महाराणा यानी सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया की सेना के बीच, इस सेना का नेतृत्व फ्रांस के एक सैनिक ने किया था जिसका नाम डी बोई था। डी बोई की जो यानी डी बोई की जो मस्जिद है वो नागौर में है, डी बोई की मस्जिद नागौर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी डी बोई की जो मस्जिद है वो नागौर में है, यानी इसकी कब्र भी नागौर में है। इस युद्ध के अंदर विजय हो गया था महादेव सिंधिया, यानी महादेव सिंधिया विजय हुआ था। तो देखो 1787 में सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह विजय हुआ था। इसके बाद सवाई प्रताप सिंह और महादेव सिंधिया यानी मराठों के बीच 1790 में पाटन का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में, पाटन के युद्ध में जो मराठों की सेना थी उनका जो सेनापति था वो फ्रांस का एक सैनिक था जिस सैनिक का नाम डी बोई था।
डीबोई की कब्र है वो नागौर में है और इसमें यानी मराठों की सेना विजय हुई थी। सवाई प्रताप सिंह। अब जो तुंगा का युद्ध पढ़ लिया हमने, पाटन का युद्ध भी पढ़ लिया था। अब 1798 में यानी 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। यानी 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। देखो, यानी 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। इसके बाद 16 अप्रैल, कब की बात आ गई? 16 अप्रैल 1800 में, यानी 16 अप्रैल 1800 में, यानी मराठा और प्रताप सिंह की सेना के बीच, यानी मराठों और प्रताप सिंह की सेना के बीच मालपुरा का युद्ध हुआ था। मालपुरा का युद्ध हुआ था। मालपुरा का जो मैदान है वो टोंक में है। मालपुरा का मैदान कौन से जिले में है? टोंक में है। तो मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 में हुआ था मराठों और प्रताप सिंह के बीच। इस युद्ध में भी हार हो गई थी प्रताप सिंह की, लेकिन इसी युद्ध के बाद प्रताप सिंह ने मराठों से समझौता कर लिया। मराठों से क्या कर लिया? इसने समझौता कर लिया। यानी जयपुर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल, यानी जयपुर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम साहिब राम था। साहिब राम, यानी साहिब राम चित्रकार था। यानी सवाई जयसिंह के दरबार में साहिब राम नामक एक चित्रकार था। बहुत अच्छा पर्सन है। इस चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र बनाया था। तो आदमकद चित्र कौन सी चित्रशैली की विशेषता हुई? तो आदमकद चित्र है वो जयपुर चित्रशैली की विशेषता हुई थी। आदमकद चित्र किसने बनाया? तो साहिब राम ने। आदमकद चित्र किसने बनवाया? तो प्रताप सिंह ने। आदमकद चित्र किसका था? ईश्वरी सिंह का। तो आदमकद चित्र है वो कौन सी चित्रशैली की विशेषता हुई है? जयपुर चित्रशैली की विशेषता हुई है। इसके बाद में देखते हैं प्रताप सिंह। अब जो प्रताप सिंह ने, यानी देखते हैं कि 1799 में प्रताप सिंह ने 1799 में प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। यानी हवा महल का निर्माण करवाया था। तो हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। तो हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था और हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल के 5 मंजिल है। हवा महल के 5 मंजिल है, यानी 5 मंजिला है। ये 5 मंजिला। हवा महल के कितने मंजिल हुए? तो हवा महल के 5 मंजिल है। हवा महल की जो पहली मंजिल है वो शरद मंदिर कहलाती है। शरद मंदिर,
यानी हवा महल की जो पहली मंजिल क्या कहलाती है? शरद मंदिर। कुल मंजिल कितनी है? 5। बनाया कब था? 1799 में। किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ बनवाया? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। शरद। इसकी दूसरी मंजिल है वो रतन मंदिर कहलाती है। रतन मंदिर। पहली मंजिल का क्या नाम है? शरद। दूसरी का नाम क्या है? रतन। तीसरी का नाम है विचित्र। विचित्र महल। तीसरी का क्या नाम है? विचित्र। चौथी का नाम है प्रकाश। प्रकाश मंदिर। और 5वीं का नाम है हवा महल। हवा महल। तो हवा महल की कुल मंजिल कितनी हुई? 5। पहली मंजिल कौन सी हुई इसकी? शरद मंदिर। दूसरी मंजिल रतन। तीसरी विचित्र। चौथी प्रकाश। और 5वीं हवा। यानी हवा महल का कारीगर था ना, उसका नाम लालचंद उस्ताद था। लालचंद उस्ताद। हवा महल का जो कारीगर था, हवा महल का जो कारीगर था उसका नाम लालचंद उस्ताद था। इस हवा महल में हवा आने के लिए 953 खिड़कियां हैं। यानी हवा महल में हवा आने के लिए कुल खिड़कियां कितनी है? 953। इस हवा महल में 152 झरोखे हैं। यानी इसमें झरोखे कितने हैं? 152। कृष्ण मुकुट आकृति का बना हुआ ये। कृष्ण मुकुट आकृति का। कृष्ण मुकुट आकृति का बना हुआ है। तो देखो, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था जयपुर में। कौन से जिले में? जयपुर में। मंजिल कितनी है? 5। पहली मंजिल शरद मंदिर। दूसरी रतन। तीसरी विचित्र। चौथी प्रकाश। 5वीं हवा। और इसमें कुल खिड़कियां कितनी है? 953। झरोखे कितने? 152। किस आकृति में बना हुआ है? कृष्ण मुकुट आकृति का बना हुआ है। कारीगर कौन सा है? लालचंद उस्ताद। क्या नाम है? लालचंद उस्ताद। थैंक्स। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ नए वीडियो के साथ।